गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का जो अपना टॉपिक पढ़ रहे थे जैव विकास के सिद्धांत, उसमें ही आगे पढ़ेंगे। तो देखो, जैव विकास के जितने भी सिद्धांत वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए, उन सभी सिद्धांतों में यही पाया गया कि जैव विकास जब जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है तो उसके कारण होता है। मतलब कि जब पुरानी जातियों से नई जातियां बनती है तो उनके आकार में, मतलब उनके उन जीवों की बाह्य आकारिकी में या फिर उनकी आंतरिक आकारी में या उनके जीन्स में क्या है, कुछ परिवर्तन हो जाते थे, जिसके कारण उन जीवों में क्या है, विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती थी। और वो विभिन्नताएं ही क्या करती थी, आगे नई पीढ़ी का या फिर नई जाति का निर्माण करती थी, या फिर उसी से क्या है, जो नई जाति विकसित होती थी। तो देखो, आज हम विभिन्नताओं के बारे में पढ़ेंगे कि वो विभिन्नताएं किस किस प्रकार की होती थी, ठीक है, और कौन कौन सी होती थी। तो सबसे पहले देखो, जो जैविक विकास था उसके दो मुख्य कारक होते हैं। पहला विभिन्नता और दूसरा आनुवंशिकता। विभिन्नता मतलब कि जीवों के शरीर की आकृति में विभिन्नता आ गई, ठीक है, उनके शरीर की आकृति कुछ चेंज हो गई, या फिर उनकी जो आंतरिक आकृति है उनमें कुछ अंतर आ गया, या फिर वो कुछ परिवर्तन आ गया, जिसके कारण उनकी जो आंतरिक संरचना है वो थोड़ी चेंज हो गई। और दूसरा है आनुवंशिकता। तो आनुवंशिकता में क्या होता है कि उस जीव के अंदर जो आनुवंशिक इकाई पाई जाती है, जो कि क्या होती है, जीन्स। तो उस जीव के जो जीन्स हैं उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आ गया, या फिर उन जीनों का जो क्रम था उसमें कुछ परिवर्तन आ गया, जिसके कारण क्या है, उनके जो जीन्स थे वो विभिन्न हो गए या फिर अलग अलग हो गए, जिसके कारण क्या है, जब उनके जीन्स में परिवर्तन हुआ तो उनके जो आनुवंशिक लक्षण थे, जो उनके माता पिता से नई पीढ़ी में गए थे, तो उन लक्षणों में भी क्या है, कुछ परिवर्तन हो गया, जिसके कारण विभिन्नताएं उत्पन्न हो गई। तो जैविक विकास के दो मुख्य कारक होते हैं, पहला विभिन्नता और दूसरा होता है आनुवंशिकता। अब जो ये विभिन्नताएं हैं, इन्हीं विभिन्नताओं के आधार पर डार्विन ने जाति उद्भव का सिद्धांत दिया था। मतलब कि जो भी नई जातियां विकसित होती है पुरानी जातियों से, उन सब जातियों में क्या होता है कि पुरानी जातियों में विभिन्नताएं उत्पन्न हो गई थी, उसी से क्या है, नई जाति का विकास हुआ, ठीक है। तो अब हम विभिन्नताओं के प्रकार पढ़ते हैं कि कितने प्रकार की विभिन्नता होती है और उसमें कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। तो कितनी 6 प्रकार की विभिन्नताएं होती है। कौन कौन सी, देखो, वास्तविक विभिन्नताएं, दूसरी है सतत या फिर विचल विभिन्नताएं, तीसरी असतत विभिन्नताएं या फिर उत्परिवर्तन, उसके बाद गणनीय विभिन्नताएं, पांचवी कायिक या फिर उपार्जित विभिन्नता, और छठी है भ्रूणीय या फिर जननीय विभिन्नताएं। तो सबसे पहले वास्तविक विभिन्नताओं के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो, वास्तविक विभिन्नताओं के क्या लक्षण होते हैं, या फिर इसमें जीव के शरीर में क्या परिवर्तन होते हैं। तो देखो, जो भी जीव होता है उसके शरीर के किसी भाग के रंग में परिवर्तन हो जाता है, या फिर उसके परिणाम में जो होने वाले परिवर्तन है वो आते हैं वास्तविक विभिन्नताओं में। वास्तविक मतलब कि वो वास्तव में दिखाई देते हैं हमें, ठीक है। तो या तो कोई जीव है, उसके शरीर का कोई भी भाग है, उस भाग के रंग के अंदर परिवर्तन हो जाता है, या फिर उसके शरीर का कोई भी भाग है उसके परिमाण में, ठीक है, उसका परिमाण मतलब कि वो वजन में ज्यादा हो गया, फिर उसका आकार बढ़ गया। तो इस प्रकार की जो विभिन्नताएं होती है वो किस में आती है, वास्तविक विभिन्नताओं के अंदर, जो कि हमें स्पष्ट रूप में या फिर वास्तविक रूप में अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। फिर इस प्रकार से क्या होता है, शरीर में क्रियात्मक, आकारिकी, पारिस्थितिकी और मनोवैज्ञानिक विभिन्नताएं भी पाई जाती है, जैसे कि किसी अंग के कार्यों में अंतर, ठीक है। तो ये तो बाह्य लक्षण या फिर शरीर की किसी भी क्रियात्मक संरचना में, ठीक है, या फिर कोई मनोवैज्ञानिक या फिर कोई भी जो पारिस्थितिकी परिवर्तन है उसके कारण उसके शरीर की संरचना में परिवर्तन हो जाना, और जो आकार की परिवर्तन होगा उसमें क्या है, उस जीव के शरीर के जितने भी अंग हैं उनके आकार में या फिर उनके रंग में परिवर्तन हो जाएगा। तो वास्तविक विभिन्नताएं वही होगी जो कि हमें वास्तविक रूप से दिखाई देती है, मतलब कि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी उस जीव के शरीर में, या फिर उस जीव के शरीर के आकार में, आकृति में, या उसके रंग में कोई परिवर्तन हुआ है तो वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, ठीक है। इस प्रकार की विभिन्नता को हम बोलेंगे वास्तविक विभिन्नताएं। दूसरे प्रकार की होती है तत्व या फिर विचल विभिन्नताएं। अब ये देखो, ये वाली विभिन्नताएं क्या होती है कि इन विभिन्नताओं का कोई भी कारण हो सकता है, मतलब कि किसी भी कारण से क्या है, ये विभिन्नताएं उत्पन्न हो सकती है।
चाहे वो पर्यावरणीय कारक हो या फिर कोई वातावरण का कारक हो या फिर उस जीव के शरीर के अंदर जो जीन्स पाए जाते हैं उनमें कोई परिवर्तन हो या फिर उसके माता पिता से जो आनुवंशिक लक्षण उसे प्राप्त हुए हैं उनमें कोई गड़बड़ी हो गई हो, तो जो तथ्य या फिर विचल विभिन्नताएं होते हैं उनके कारण कुछ भी हो सकते हैं, पर ये परिवर्तनशील होंगे, मतलब कि जो विभिन्नताएं होगी वो परिवर्तनशील होगी, हमें दिखाई देगी। उसके बाद में जब ये सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं जो जीव के शरीर में, तो सूक्ष्म क्रमबद्धताओं द्वारा ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते रहते हैं। ठीक है, मतलब कि जो वास्तविक विभिन्नताएं थी उसमें तो क्या था कि ये विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाती है, मतलब कि जनकों से उनके माता पिता में नहीं जाएगी। लेकिन जो तत्व या फिर विचल विभिन्नताएं हैं वो क्या है, अगर एक जीव में उत्पन्न हो गई है तो वो जीव जब जनन करेगा और जब उसकी नई पीढ़ी या प्राप्त होगी तो उस पीढ़ी में भी क्या है वो वाली विभिन्नताएं पाई जाएगी जो कि उसके माता पिता में पाई गई थी। ठीक है, तो जो तथ्य विचल विभिन्नताएं होती है उनका कारण तो कोई भी हो सकता है, लेकिन वो हमेशा परिवर्तनशील होगी, मतलब कि कुछ ना कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न होती ही रहेगी। और उसके बाद में ये सूक्ष्म क्रमबद्धताओं द्वारा, मतलब कि धीरे धीरे ये क्या है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी जाने लग जाएगी, मतलब कि आनुवंशिक रूप से स्थानांतरित होने लग जाएगी। उसके बाद में तीसरी है तत्व विभिन्नता या फिर उत्परिवर्तन। तो देखो उत्परिवर्तन या फिर जो तत्व विभिन्नताएं होती है वो क्या है, ज्यादा टाइम में मतलब कि इनमें इस वाली विभिन्नता में क्या होगा कि ये वाली विभिन्नताएं जब उत्पन्न होगी तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बल्कि जो असतत विभिन्नताएं हैं या उत्परिवर्तन है ये क्या है अचानक से जीव के शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, उत्परिवर्तन क्या होता है कि किसी भी कोई भी जो जीव है उस जीव के जीन्स की संरचना में अगर कोई परिवर्तन हो गया तो उस चीज को हम बोलेंगे उत्परिवर्तन। ठीक है, और उत्परिवर्तन क्या है, किसी भी जीव में हमें अचानक से देखने को मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि लगातार या फिर बहुत टाइम तक ये विभिन्नताएं चलती रहती है। ठीक है, और ये जो होती है ये औसत स्थिति के आसपास ही घटती बढ़ती नहीं रहती है, मतलब कि ऐसे नहीं होगा कि कभी वो विभिन्नताएं ज्यादा हो जाएगी या फिर कभी कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ये क्या है अचानक दिखाई देने वाली होगी और अपेक्षाकृत बड़ी और अधिक स्पष्ट होती है, मतलब कि असतत विभिन्नताएं ऐसी विभिन्नताएं हैं अगर वो उत्पन्न हो गई तो वो क्या होगी बहुत ज्यादा बड़ी होगी, मतलब कि जो परिवर्तन जीव के शरीर में होगा वो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और अधिक स्पष्ट, मतलब कि स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला होगा। उस जीव को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि उसकी आकारिकी में या उसकी संरचना में कोई ना कोई परिवर्तन हुआ है। ठीक है, उसके बाद में जो नवीन स्थिति पाई जाती है, मतलब कि उत्परिवर्तन के बाद जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, मतलब कि जो नई स्थिति बन गई, जो नए परिवर्तन हुए हैं जीवों में वो परिवर्तन क्या है स्थायी रहते हैं, मतलब कि जनकों से उनके बच्चों में या फिर जो एक पीढ़ी है उस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो जो परिवर्तन उत्पन्न हुए हैं वो चलते रहते हैं, मतलब कि स्थायी रूप से स्थायी होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो देखो जो असतत विभिन्नताएं हो गई या उत्परिवर्तन हो गए वो क्या होंगे, किसी भी जीव के शरीर में जो जीन्स पाए जाते हैं जो कि हमारी आनुवंशिक इकाई है, अगर उस जीन की संरचना में कोई परिवर्तन हो गया तो उस परिवर्तन को हम बोलेंगे उत्परिवर्तन, और उस उत्परिवर्तन से जो विभिन्नताएं उत्पन्न होगी उसको हम बोलेंगे असतत विभिन्नताएं। ठीक है, अब ये जो विभिन्नताएं उत्पन्न होगी जीव के शरीर में ये क्या है अचानक होने वाली होगी, मतलब कि इन विभिन्नताओं को प्रकट होने में ज्यादा समय नहीं लगता है, ये अचानक किसी भी जीव के शरीर में हो जाती है। और जो ये विभिन्नताएं उत्पन्न होगी ये क्या है अपेक्षाकृत बड़ी होगी, मतलब कि बहुत ज्यादा बदलाव आएगा जीव के शरीर में और अधिक स्पष्ट होगी, मतलब कि हम किसी भी जीव को देख के ये पता लगा सकते हैं कि इस जीव की संरचना में या इसकी आकारिकी में कोई ना कोई परिवर्तन हुआ है। ठीक है, उसके बाद में जो नवीन स्थिति बनती है, मतलब कि उत्परिवर्तन के बाद जो विभिन्नताएं उत्पन्न हो गई, अब वो जो शारीरिक संरचना है, मतलब कि जो उत्परिवर्तन के बाद बनी है या जो भी आकारिकी जीव के शरीर में बनी है, तो वो संरचना क्या है जो दूसरी वाली पीढ़ी आएगी, मतलब कि जब वो जनक जनन करेंगे उनसे जब उनकी संतानें उत्पन्न होगी, जब नई पीढ़ी आएगी तो उस पीढ़ी में भी क्या है वो विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती है, मतलब कि वो स्थायी होती है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि जो उत्परिवर्तन होता है वो मतलब कि जो असतत विभिन्नताएं हैं वो उत्परिवर्तन से भी उत्पन्न हो सकती है और कभी कभी किसी और कारणों से भी
उत्पन्न हो सकती है। जैसे अगर इसके एग्जाम्पल देखें तो देखो, जैसे अगर कोई मनुष्य होता है तो कई मनुष्य में क्या है कि 5 के स्थान पे 6 उंगलियां पाई जाती है, ठीक है। अगर कोई गुलाब का पौधा है तो उस हमें पता है कि जब जो गुलाब का पौधा है उसमें गुलाब के साथ साथ कांटे भी पाए जाते हैं। लेकिन कोई अचानक से ऐसा पौधा उत्पन्न हो गया जिसमें क्या है सिर्फ गुलाब पाए जाएंगे, कांटे नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के जो एग्जाम्पल हो गए वो क्या होंगे, असतत विभिन्नताओं के होंगे। जैसे कि कोई बिल्ली का बच्चा है उसमें पूंछ कर नहीं पाया जाना, ठीक है। तो इस प्रकार कई जो एग्जाम्पल है वो किसके हो गए, असतत विभिन्नताओं के, ठीक है। उसके बाद गणनीय विभिन्नता, मतलब कि इन विभिन्नताओं की हम गणना कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, अंगों की संख्या में पुनरावृत्ति से उत्पन्न जो विभिन्नताएं होती है उनको बोलते हैं गणनीय विभिन्नता। मतलब कि अगर कोई भी अंग है हमारी, अगर उस अंग की पुनरावृत्ति हो जाती है, मतलब कि वो अंग दोबारा से बन जाता है, तो इस प्रकार जो विभिन्नताएं उत्पन्न होगी उनको हम बोलेंगे गणनीय विभिन्नता, मतलब कि गिने जा सकने वाली विभिन्नता। जैसे कि वही मनुष्य में 5 की जगह 6 उंगलियों का पाया जाना, ठीक है। किसमें आएगा, गणनीय विभिन्नता में, क्योंकि उसमें क्या है एक उंगली की पुनरावृत्ति हो गई है, ठीक है। तो वो आ जाएगा गणनीय विभिन्नता में। वैसे ही जैसे मनुष्य में 12 पसलियां पाई जाती है, तो उन 12 पसलियों के स्थान पर 13 पसलियों का पाया जाना, मतलब कि एक पसली की फिर से पुनरावृत्ति हो गई, ठीक है। ये उदाहरण हो गया। उसके बाद में जो स्टारफिश होती है, तारा मछली, उसमें क्या है 5 भुजाएं पाई जाती है, तो उसमें 5 भुजाओं की जगह क्या है 6 भुजाओं का पाया जाना, ठीक है। तो ये भी क्या हो गई, उनके अंगों की पुनरावृत्ति हो गई, ठीक है। तो गणनीय विभिन्नताएं किसके कारण उत्पन्न होती है, किसी कोई भी जीव के शरीर का जो अंग होता है उस अंगों की पुनरावृत्ति द्वारा जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती है उसको हम बोलेंगे गणनीय पुनरावृत्ति। इसके एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे, जैसे कि स्टारफिश की 5 भुजाओं की जगह 6 भुजाओं का पाया जाना, मनुष्य में 12 पसलियों की जगह 13 पसलियों का पाया जाना। तो स्टारफिश में क्या है एक भुजा, फिर से एक भुजा की क्या है पुनरावृत्ति हो गई, वो फिर से बन गई, मतलब 5 की जगह 6 भुजाएं होंगी। और मनुष्य में भी क्या है एक पसली की पुनरावृत्ति होगी, मतलब कि 12 की जगह 13 पसलियां बन गई, ठीक है। आगे 5वीं विभिन्नता है कायिक या फिर उपार्जित विभिन्नता। अब कायिक का मतलब है कि जीव की केवल बाह्य आकारिकी में कोई परिवर्तन होना, ठीक है। और उपार्जित विभिन्नता का मतलब है कि ये विभिन्नता जो होगी वो जीव क्या है वातावरण से अर्जित करेगा, मतलब कि वातावरण के कारण उस जीव के शरीर के अंदर विभिन्नताएं उत्पन्न होगी, उसको हम बोलेंगे उपार्जित विभिन्नता, ठीक है। तो कायिक या फिर उपार्जित विभिन्नता, इसमें क्या होगा, कुछ लक्षण उपार्जित वातावरणीय प्रभाव से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो कुछ लक्षण उपार्जित वातावरणीय व्यवहार से, मतलब कि वातावरण में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा जिसके कारण क्या है उस वातावरण में रहने वाले जो जीव है उनके शरीर की जो बाह्य आकारिकी है उनमें भी क्या है कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, कुछ ना कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न होगी। अब ये जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती है वो स्थायी परिवर्तन होते हैं, मतलब कि उस जीव में बने रहते हैं। जिस जीव में ये विभिन्नता उत्पन्न हुई केवल उसी जीव में वो क्या है जीवन पर्यंत वो विभिन्नता बनी रहेगी। लेकिन ये जो विभिन्नताएं होगी वो क्या है वंशागत नहीं होती है, मतलब कि उनकी संतानों के अंदर वो विभिन्नताएं नहीं जा पाएगी आगे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये विभिन्नताएं आगे नहीं जा पाती है। और ये क्या है उपयोग और अनुपयोग का प्रभाव, मतलब कि जैसे कि लेमार्क ने बताया था कि अंगों का कि जो जीव अपने अंगों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें क्या है वो अंग ज्यादा विकसित हो गए, और जिन अंगों का इस्तेमाल उन्होंने कम किया या फिर किया ही नहीं तो वो अंग क्या है धीरे धीरे कम विकसित हो गए या फिर वो क्या है लास्ट में विलुप्त हो गए। तो उसी प्रकार जो उपार्जित विभिन्नताएं हैं उनमें भी क्या है उपयोग और अनुप्रयोग का प्रभाव पड़ता है, मतलब कि जो विभिन्नताएं उत्पन्न हुई है उस जीव के शरीर में या फिर उसके किसी अंग में, तो अगर उस विभिन्नता का वो प्रयोग करते रहेंगे तो क्या है अगर प्रयोग करते रहे तो क्या है वो विभिन्नताएं ज्यादा विकसित हो जाएगी, लेकिन अगर उन्होंने उन विभिन्नताओं का प्रयोग नहीं किया तो वो क्या है कम विकसित हो जाएगी या फिर विलुप्त भी हो सकती है। तो उपार्जित या कायिक में क्या है ये वातावरण के प्रभाव से उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं हैं, ये स्थायी प्रकार की होती है, मतलब कि जिस जीव में ये उत्पन्न होती है उसमें जीवन पर्यंत रहती है लेकिन आगे दूसरी पीढ़ी में वंशागत नहीं होती है, मतलब कि अगर वो जीव जिसमें विभिन्नता उत्पन्न हुई है वो आगे जनन करेंगे तो उनकी जो संतानें उत्पन्न होगी उनमें क्या है ये विभिन्नता नहीं पाई जाएगी, ठीक है। अब और इसके कुछ उदाहरण जैसे कि
ये हो गया उपयोग और अनुपयोग का प्रभाव, ठीक है, अंगों का। और कुछ क्या है कि जो खिलाड़ी होते हैं, स्पोर्ट्समैन, उनकी पेशियों का अधिक विकसित होना, मतलब कि वो क्या है लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं, एक्सरसाइज करते रहते हैं, तो उससे क्या है उनकी जो पेशियां होती है वो ज्यादा विकसित हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, वातावरण का प्रभाव है। और उन्होंने अपने शरीर को जैसे ढाल रखा है या फिर जैसे उससे कार्य लेते हैं उसका प्रभाव होता है वो। तो अगर वो प्रैक्टिस करना या फिर एक्सरसाइज करना कम कर देंगे तो उनकी पेशियां क्या है उतनी ज्यादा विकसित नहीं रहेगी, ठीक है। और अगला एक और उदाहरण की जो चीनी स्त्री होती है, मतलब कि जो चीन के अंदर जो स्त्रियां पाई जाती है उनमें क्या है पैरों का छोटा होना, ठीक है। तो ये भी क्या है वातावरणीय या फिर कायिक विभिन्नता है, कायिक या फिर उपार्जित। उसके बाद में लास्ट आता है भ्रूणीय या फिर जननीय विभिन्नताएं, मतलब कि जो भ्रूण होता है उसमें विभिन्नताएं उत्पन्न होगी या फिर जो जनन के समय विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, वो सारी की सारी विभिन्नताएं आती है भ्रूणीय या फिर जननीय विभिन्नताओं में। तो ये देखो कि ये विभिन्नताएं किसके कारण उत्पन्न होती है, जीवों के अंदर जो जर्म प्लाज्म, मतलब कि जीवों के अंदर जो जीव द्रव्य पाया जाता है उसके कारण ये विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, ठीक है। तो जनन कोशिकाओं में उत्पन्न विभिन्नताएं क्या है, भ्रूणीय या फिर जनन विभिन्नताएं कहलाएगी, क्योंकि जननीय विभिन्नताएं हैं इसलिए ये क्या है जनन कोशिकाओं में उत्पन्न होगी, ठीक है। तो जीवधारियों में जनन द्रव्य पाया जाता है और जनन जो युग्मक होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, वो दोनों भी क्या है जीव द्रव्य से मिलकर बने होते हैं। और ये युग्मक क्या करते हैं, आपस में मिलकर युग्मनज बनाते हैं। और जब युग्मनज वृद्धि करके प्रौढ़ जंतु में परिवर्तित होता है तो जर्म कोशिकाओं में परिवर्तन होता है, और वो जो परिवर्तन होता है वो क्या है पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवंशिकी के द्वारा प्रेषित होता है। मतलब कि देखो जो भ्रूणीय या फिर जननीय विभिन्नताएं होगी, ये क्या होगी जनन कोशिकाओं के अंदर उत्पन्न विभिन्नताएं होगी, ठीक है। हमें पता है कि जो मनुष्य है या फिर जो जीव है उनमें क्या है जीव द्रव्य पाया जाता है या फिर जर्म प्लाज्म पाया जाता है, जो कि जिससे क्या है मनुष्य के शरीर का निर्माण होता है। अब देखो कि जो मादा युग्मक होंगे और जो नर युग्मक होंगे वो दोनों भी क्या है जर्म प्लाज्म या फिर जीव द्रव्य से मिलकर बने होते हैं। और जब नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज बनेगा, ठीक है, तो युग्मनज में भी क्या है जीव द्रव्य पाया जाएगा। अगर उस टाइम उस जीव द्रव्य के अंदर कोई भी परिवर्तन हुआ, मतलब कि कोई भी परिवर्तन हुआ, तो जो उस युग्मनज से भ्रूण बनेगा और भ्रूण के बाद में जो वयस्क मनुष्य बनेगा तो वो विभिन्नताएं क्या है उस मनुष्य में या उस जीव के अंदर भी उत्पन्न होगी, ठीक है। ये होता है भ्रूणीय या फिर जननीय विभिन्नताएं, ठीक है। तो आज हमने 6 विभिन्नताएं पढ़ी। वास्तविक विभिन्नताएं जो कि शरीर के किसी भी भाग के अंग के कलर में या फिर उसके अंग के परिणाम में उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं वास्तविक विभिन्नताएं जो कि वास्तव में दिखाई देती है स्पष्ट रूप से। दूसरी सत्य या फिर विचल विभिन्नताएं, इन विभिन्नताओं का कारण तो कोई भी हो सकता है लेकिन ये क्या है परिवर्तनशील होती रहती है और सूक्ष्म क्रमबद्धताओं द्वारा क्या है पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती रहती है, मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये विभिन्नताएं आगे जाएगी। उसके बाद में असतत विभिन्नताएं या फिर उत्परिवर्तन, तो ये वाली विभिन्नता क्या है अचानक दिखाई देती है, मतलब कि अचानक से जीव के शरीर में कोई परिवर्तन हो जाता है। ये जो विभिन्नताएं होती है ये अपेक्षाकृत बड़ी होती है और अधिक स्पष्ट होती है, मतलब कि स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और जो नवीन परिस्थितियां होती है उसमें ये जो नवीन स्थिति बनती है, मतलब कि उत्परिवर्तन के बाद जो विभिन्नताएं उत्पन्न होगी वो क्या है स्थायी रूप से पाई जाएगी। उसके बाद में गणनीय विभिन्नताएं, तो ये क्या किसी भी जीव के जो अंग है उनमें अगर उन अंगों की पुनरावृत्ति हो जाती है तो उससे उत्पन्न जो विभिन्नताएं हैं उनको हम बोलेंगे गणनीय विभिन्नता। जैसे कि स्टारफिश में 5 भुजाओं की जगह 6 भुजाओं का पाया जाना, या फिर जो मनुष्य है उसमें 12 पसलियों की जगह 13 पसलियों का पाया जाना। उसके बाद 5वीं है कायिक या फिर उपार्जित विभिन्नता। ये क्या है वातावरण से जीव उपार्जित करता है, मतलब कि अगर वातावरण में जिस वातावरण में वो जीव रह रहा है अगर उसमें कोई परिवर्तन हुआ तो वो जो जीव उस वातावरण में रहता है उसकी आकारिकी में या फिर उसके शरीर की संरचना में भी क्या है कोई ना कोई परिवर्तन होगा। और जो कायिक या उपार्जित विभिन्नता है वो क्या है स्थायी होती है लेकिन सिर्फ उसी जीव में स्थायी रहती है, आगे दूसरी पीढ़ियों में वो वंशागत नहीं होती है। इसमें उपयोग और अनुपयोग का प्रभाव पड़ता है। उसके बाद में इसके एग्जाम्पल जैसे कि जो खिलाड़ी होते हैं उनकी जो पेशियां होती है वो दूसरे मनुष्यों से क्या है ज्यादा विकसित होती है। इसी प्रकार जो चीन देश है उसमें जो स्त्रियां पाई जाती है उनके जो पैर होते हैं वो भी क्या होते हैं छोटे होते हैं। लास्ट थी भ्रूणीय या फिर जननीय विभिन्नताएं। ये क्या है जनन कोशिकाओं के अंदर उत्पन्न होती है
और प्रत्येक जीव क्या है, जर्म प्लाज्म या फिर जनन द्रव्य क्या बना है, तो जब नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं वो भी जनन द्रव्य क्या बना होता है। और जब उस युग्मनज में कोई विभिन्नता उत्पन्न होगी और उस युग्मनज से भ्रूण बनेगा और भ्रूण के बाद में जो विकसित जीव बनेगा उसमें भी क्या है, वो विभिन्नताएं पाई जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम उत्परिवर्तन के बारे में और पढ़ेंगे, उत्परिवर्तन को डिटेल में पढ़ेंगे।